गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुषमा रानी, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्रोत होते क्या हैं। स्रोत हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, वो चीज़ें हमारी स्रोत कहलाती हैं। इसी प्रकार भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए भी हमें स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हीं स्रोतों के आधार पर पुस्तकों की रचना की गई है। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम उसके स्रोतों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है लिटरेरी सोर्सेज या फिर साहित्यिक सामग्री। दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण या फिर फॉरेनर अकाउंट्स। थर्ड आता है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज या फिर पुरातात्विक संबंधी जानकारी स्रोत। इसके बाद पहला हम लेते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से मतलब है ऐसे ग्रंथ, ऐसी चीज़ें, ऐसे स्रोत जो हमें लिखित में मिले हैं, जिन्हें हम साहित्यिक ग्रंथ कहते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। हम पहले बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों की या साहित्यिक सामग्री की। सबसे पहले आता है हमारा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण ग्रंथ, पहला जो हमने कहा धार्मिक साहित्य जिसको हम ब्राह्मण ग्रंथों में बांटते हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंदर आते हैं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जिन ग्रंथों की हमने बात की, अब हम उन्हें डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। प्राचीन काल, देखिए प्राचीन काल से जो भारत है वो धर्म प्रधान रहा है। इस वजह से 3 धार्मिक धाराएं यहाँ बहती रहीं प्राचीन काल में। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। तो पहले ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य और स्मृति ग्रंथ। अब पहले वेद जो विद धातु से बना है और जिसका अर्थ है जानना। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए। इन्हें साधुओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, इनकी रचना की गई थी, लेकिन वो भी ईश्वर के आदेश के बाद। ये कहा जाता है कि ईश्वर ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें मोटिवेट किया, उसके बाद उन्होंने वेदों की रचना की। वेदों की संख्या 4 है। पहला आता है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं उपनिषद जिनकी संख्या 108 है। और भारत के अंदर बोला जाने वाला एक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो उपनिषदों में ही मिलता है, और जिस उपनिषद का नाम है मुंडोपनिषद। इसके बाद उपनिषद में गद्य और पद्य दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट इज वेदांग जैसा शब्द से पता लग रहा है वेदों के अंग। वेदांग शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 8 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आता है हमारा धर्मशास्त्र। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र को एक बहुत ही मुख्य स्थान दिया गया है। इसमें 4 साहित्य आते हैं, सूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। अब स्मृतियाँ जो हैं, स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा गया है, और स्मृतियों का जो उदय है वो सूत्रों के बाद हुआ था। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी जो है हमें स्मृतियों के अंदर प्राप्त होती है। और मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन कानूनी ग्रंथ भी है, और हमारी मनुस्मृति जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति वो मानी गई है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट महाकाव्य। भारत के अंदर 2 महाकाव्य जो बहुत ही प्राचीन हैं उनकी रचना की गई। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी।
इनकी रचना का जो टाइम माना जाता है वो 4वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक के मध्य का माना गया है। अब ये हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बाद आता है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आयोजित जो विभिन्न बौद्ध संगीतियाँ या फिर बौद्ध सभाएं जो बुलाई जाती थी, उनमें संकलित किए गए त्रिपिटक सबसे मुख्य जानकारी देते हैं बौद्ध साहित्य की। इसमें त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरी। त्रिपिटक में पहला हमारा आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद जैन साहित्य। ऐतिहासिक जानकारी के लिए जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह ही महत्वपूर्ण है और अब तक उपलब्ध जैन साहित्य जो हैं वो प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा गया है और आगमों की संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर ऐतिहासिक और समसामयिक साहित्य आते हैं। इस प्रकार की कृतियों में तत्कालीन भारतीय समाज की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो हमें मिलता है आचार्य चाणक्य की पुस्तक, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। व्याकरण के पितामह आचार्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का बहुत सारे नाटक हैं इनके, तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र और ऐसी बहुत सारी अनेकों पुस्तकें हैं जो हमारी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री और लेखक जो भारत में आए, जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आए, उन्होंने यहाँ देखा, जो भी देखा उन्हें अपने ग्रंथों के अंदर उसे लिख दिया। इसी तरीके से जब भी कोई आक्रमणकारी आए या फिर कोई लेखक भारत के अंदर आया, उन्होंने यहाँ जो देखा उसको लिपिबद्ध किया। उसे हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी लेखकों की। देखिए, टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के सबसे प्राचीन लेखक जो हैं वो माने जाते हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो लिखी, उसमें भारत और फारस के संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो था मैक्सनीस, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 14 साल तक रहा। इसने इंडिका नाम के ग्रंथ की रचना की, जिससे मौर्य वंशीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आता है हमारे चीनी यात्री। चीनी लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जितने भी चीनी लेखक यहाँ पर आए वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए या बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर आए थे और इस धर्म से विषय में बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमें प्रदान की। अब चीनी बौद्ध यात्रियों में जो प्रमुख थे वो थे फाइयान, हेओनिसांग, इत्सिंग आदि। अब हम बात करते हैं अरबी यात्रियों की। पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में हमें सर्वप्रथम अरबी व्यापारियों एवं लेखकों से विवरण जो है वो प्राप्त होता है। इन व्यापारियों और लेखकों में मुख्य हैं अल-बेरूनी और सुलेमान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो हमारी साहित्यिक सामग्री है, वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी का, जो हमें अपने देश के लेखकों से और बाहरी देशों के लेखकों के द्वारा भी प्रदान की गई है। हमारे ग्रंथ भी हमारे साहित्य के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वो हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।